दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में साझा करें। दोस्तों राजस्थान में एक बहुत बड़े गैंगस्टर हुए जिसका नाम था आनंदपाल सिंह, जिसके ऊपर राजस्थान सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम था। और आनंदपाल इस तरह का गैंगस्टर था जिसके निशाने पर राजस्थान सरकार के कई मंत्री, कई विधायक, कहते हैं कि 25 से 30 मंत्री और विधायक उनके हमेशा निशाने पर रहते थे। आनंदपाल सिंह को राजस्थान पुलिस जब उनके पीछे पड़ी थी तो कम से कम उन्हें पकड़ने के लिए 300 से ज्यादा दबिशें राजस्थान पुलिस ने दी थी। 8 से 9 करोड़ रुपए राजस्थान पुलिस के आनंदपाल को पकड़ने में खर्च हुए थे। आप इन सारी बातों को ध्यान में रख करके ये कयास लगा सकते हैं कि वो कितने ऊंचे दर्जे का गैंगस्टर था। 24 जून 2017 दरमियानी रात को आनंदपाल सिंह का इनकाउंटर हो जाता है चूरू जिले के अंदर। और जब यह इनकाउंटर हुआ उसके बाद में चाहे उनके परिवार वाले हो या समाज के लोग हो, तमाम लोग ये मान करके चल रहे थे कि ये एनकाउंटर नहीं है बल्कि एक मर्डर है, ये एक फर्जी एनकाउंटर है। अब जब 24 जुलाई 2024 जोधपुर की सीबीआई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, एक फैसला दिया है, जिस फैसले में उस एनकाउंटर को फर्जी माना है और उस एनकाउंटर में एसपी समेत 7 पुलिस वालों पर मर्डर का केस चलाने का जजमेंट दिया है। फैसला कैसे आया, किसने कोर्ट को चुनौती दी, किन बातों को ध्यान में रख करके, किन बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने इस फैसले को सुनाया है, आगे की वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। आखिर पुलिस से कहां गलती हुई, कहां चूक हुई, आखिर क्या सबूत पीछे छूटा जिसको अदालत ने ये माना कि ये एनकाउंटर नहीं बल्कि एक मर्डर है। दोस्तों जब आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था 2017 में तो उसके बाद में पूरे समाज का, राजपूत समाज पूरा एकत्रित हो गया था और सब को साथ में रख करके वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। सब का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे, सरकार के ऊपर पूरी तरह से दबाव था और सीबीआई जांच की मांग वो लगातार कर रहे थे कि इस एनकाउंटर की जो जांच है वो सीबीआई से करवाई जाए। 20 दिन तक आनंदपाल का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था और जब 20 दिन लगातार निकल रहा था, सरकार के ऊपर लगातार दबाव बढ़ रहा था क्योंकि राजपूत समाज पूरा आनंदपाल के पीछे एक मंच पर आ चुका था, एक छत के नीचे आ चुका था। उसके बाद में वसुंधरा सरकार ने उस जांच को सीबीआई को ट्रांसफर किया, सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद में सीबीआई ने उस एनकाउंटर को लेकर के जांच शुरू की। 2 साल तक सीबीआई की जांच चली और 2 साल बाद 2019 में सीबीआई ने इस केस के ऊपर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी कोर्ट में। सीबीआई ने ये मान लिया कि एक जो एनकाउंटर है ये एकदम सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई गफलत नहीं है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। आनंदपाल ने पुलिस की टीम पर हमला किया था, पुलिस की टीम पर फायरिंग की थी और बचाव में पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें आनंदपाल को गोलियां लगी और आनंदपाल की डेथ हो गई। यह रिपोर्ट जब सीबीआई ने कोर्ट में फाइल की तो उसके बाद में अदालत में आनंदपाल की जो पत्नी है वो कुछ तथ्य लेकर के अदालत में पहुंच गई और अदालत में जाने के बाद में उन्होंने अदालत से निवेदन किया और एक बात उन्होंने अदालत को इस तरह की बताई कि उसके बाद में अदालत ने इस पूरे फैसले को ही पलट दिया। आनंदपाल की पत्नी अदालत में जाकर के कहती हैं कि मैं पुलिस से, सीबीआई से लगातार ये मांग कर रही थी कि जिस दिन आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था, जिस दिन आनंदपाल और पुलिस के आमने सामने गोलियां चली थी, यानी जिस घर में ये एनकाउंटर हुआ था उस घर का नक्शा पुलिस कह रही है कि आनंदपाल उस घर की छत पर बने हुए एक कमरे में था जहां से वो लगातार पुलिस की टीम पर फायरिंग कर रहा था। पुलिस का मानना है कि पुलिस की जो टीम थी वो नीचे से फायरिंग कर रही थी, उसके बाद में वो सीढ़ियों में कुछ जवान, कुछ कमांडो सीढ़ियों में थे, सीढ़ियों से वो फायरिंग कर रहे थे। वो नक्शा आनंदपाल की पत्नी प्रशासन से मांग रही थी, जांच टीम से मांग रही थी कि आपका कौन कौन सा जवान कहां कहां, किस किस जगह, किस किस लोकेशन पर तैनात था। तो ये जो सारा नक्शा और सारी मूवमेंट की जो जानकारी है वो आनंदपाल की पत्नी लगातार मांग रही थी, लेकिन ना तो चूरू पुलिस ने वो चीज मुहैया करवाई, ना सीबीआई ने मुहैया करवाई। और ये बात जब कोर्ट को पता चली और भी बहुत सारे तथ्य आनंदपाल की पत्नी ने कोर्ट को दिए। इस केस का जो अहम गवाह था आनंदपाल का भाई, जिसे हरियाणा से राजस्थान पुलिस ने पकड़ा और उसकी निशानदेही पर जहां आनंदपाल रुका था चूरू डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर उस घर पर पुलिस ने छापा मारा था। तो उसके बयान, पुलिस के बयान और
जो आनंदपाल की पत्नी ने जो नक्शा मांगा था, इन सारी चीजों को मिला करके कोर्ट ने जब देखना शुरू किया तो उन्हें कहीं न कहीं संशय नजर आया और जो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट थी उसको कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और केस को रीओपन करते हुए पुनः इसके ऊपर एक अलग जांच बिठा दी और इसको बड़ी बारीकी से सीबीआई की टीम ने दोबारा से जांचा परखा और अब जो जजमेंट निकल करके कोर्ट का आया है उसके पीछे के जो तथ्य, किस आधार पर जोधपुर की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज युवराज सिंह ने ये जजमेंट दिया है, ये फैसला दिया है, किस आधार पर दिया है, वो 4-5 पॉइंट हैं जो इस वीडियो के जरिए हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। पुलिस का मानना था कि हम जब पूरी टीम के साथ लगभग 150 के आसपास पुलिस के जवान थे, जिसमें कमांडो भी थे, स्पेशल फोर्स के लोग भी थे, एसपी स्तर के अधिकारी भी थे। पुलिस का मानना था, पुलिस की जो रिपोर्ट थी, पुलिस का जो एफआईआर में जो जिक्र था वो इस तरह से था कि हम जब उस घर के पास पहुंचे, हमने पहले लाउड स्पीकर से ऐलान किया कि आनंदपाल आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है, बचने का कोई, भागने का कोई भी चांस आपके पास है नहीं, बेहतर है कि आप सरेंडर कर दीजिए। पुलिस का कहना है कि जैसे ही हमने सरेंडर को कहा, आनंदपाल ने AK-47 से हमारे ऊपर फायरिंग कर दी और जवाब में जब हमने फायरिंग की, पुलिस का कहना है कि हमारे जो कमांडो थे उनके पास जो पिस्टल थी, ब्लॉक पिस्टल, उससे वो लगातार फायरिंग कर रहे थे हमारे कमांडो आनंदपाल के ऊपर उनसे बचने के लिए। और ब्लॉक पिस्टल की एक खासियत ये होती है कि जैसे ही आप फायर करेंगे, जो बुलेट है वो बुलेट तो अपने निशाने पर चली जाएगी, लेकिन जो उसका खोखा है, वो जो व्यक्ति जिस जगह से फायर कर रहा है उसी जगह वो खोखा गिर जाएगा। अगर पुलिस का जवान सीडीओ में छुप करके ब्लॉक पिस्टल से फायर कर रहा था, इसका मतलब है कि जो भी खोखे हैं बुलेट के, वो उन्हीं सीडीओ के अंदर गिरे होने चाहिए, उन्हीं सीडीओ पर गिरे होने चाहिए। ये पुलिस की जांच रिपोर्ट में है कि छत से ब्लॉक पिस्टल के खोखे पाए गए। जब जज ने ये सारा पुलिस का वो जो जांच रिपोर्ट देखी, पढ़ी, समझी, तो इस पर कोर्ट को संदेह हो गया कि अगर ब्लॉक पिस्टल से फायर सीडीओ से किया जा रहा था, फायर नीचे से किया जा रहा था, फिर ये जो खोखे हैं पिस्टल के, बुलेट के, ये खोखे छत पर कैसे पहुंचे? क्योंकि छत पर आनंदपाल था। आनंदपाल, पुलिस का कहना है कि आनंदपाल के पास AK-47 थी। एक पॉइंट तो ये हो गया जिसमें कोर्ट ने पुलिस की बड़ी चूक इस पॉइंट के पीछे माना। और जब आनंदपाल की डेथ हो गई थी तो आनंदपाल की बॉडी का 2 बार पोस्टमार्टम हुआ था और 2 बार पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 7 निशान गोलियों के ऐसे थे जिसे पुलिस की भाषा में या डॉक्टरी भाषा में टैटूइन कहते हैं। टैटूइन का मतलब है कि नजदीक गोलियों के 7 निशान थे और टैटूइन का निशान बनना, इसका मतलब है कि गोली 3 से 5 फुट के दायरे के अंदर से मारी गई है। अगर 3 से 5 फुट के दायरे के अंदर से अगर कोई फायर किया जा रहा है, गोली मारी जा रही है और लगातार उसके ऊपर मारी जा रही है, तो ये टैटूइन का निशान बनता है। ज्यादा लंबी दूरी से अगर फायरिंग करेंगे तो फिर इस प्रकार का निशान नहीं होता है। और पुलिस का कहना है कि हमारे और आनंदपाल के बीच में जो गैप था फायरिंग के वक्त, वो 15 से 20 फुट का था और 15 से 20 फुट से अगर कोई फायरिंग कर रहा है किसी के ऊपर, लगातार एक ही जगह फायरिंग कर रहा है, तो इस प्रकार का जो निशान है वो नहीं बनता है। और यहाँ पर भी पुलिस के बयान से अदालत कहीं न कहीं संतुष्ट नहीं हुई। एक कांस्टेबल था जिसका नाम था सोहन सिंह। सोहन सिंह, पुलिस का मानना है, पुलिस रिपोर्ट में जिक्र है कि सोहन सिंह उस समय सीडीओ पर था। सोहन सिंह लगातार आनंदपाल पर फायरिंग कर रहा था और पुलिस की जांच रिपोर्ट में यह है, सोहन सिंह और आनंदपाल आमने सामने थे, क्योंकि इस मुठभेड़ में सोहन सिंह भी घायल हुए थे। सोहन सिंह की पीठ के अंदर गोली लगी थी और जब सोहन सिंह का सीबीआई ने बयान लिया तो एक बयान में उन्होंने कहा कि हम दोनों आमने सामने थे, आमने सामने से फायरिंग हो रही थी। अगर आमने सामने से फायरिंग होती है तो गोली सीधी सामने लगेगी, पीठ पर घूम के गोली लगेगी नहीं। और जब एक दूसरा बयान सोहन सिंह ने दिया, उसमें सोहन सिंह ने कहा कि जब आनंदपाल गोली चला रहा था तो गोली दीवार को लगी है। पहले सीडीओ के दोनों तरफ जो दीवार होती है, दीवार को लगने के बाद में पीठ के पीछे मुझे लगी है। तो इसको भी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने नकार दिया है। यह पॉसिबल नहीं हो सकता है कि कोई गोली पहले दीवार को टच हो, उसके बाद में वो गोली फिर से वापस पीठ पर लगे। इस प्रकार की जो जांच रिपोर्ट पुलिस की थी, पुलिस की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था, उसे भी कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है। तो ये इस प्रकार के तथ्य थे जिन तथ्यों के आधार पर जोधपुर की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज युवराज सिंह
सिंह ने अपना जजमेंट सुनाया है। अगला जो तथ्य है वो ये है कि पुलिस शुरू से ये कह रही है, आनंदपाल को चेतावनी दी कि तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, और आनंदपाल के जो भाई थे उनसे भी हमने लाउड स्पीकर पर अनाउंस करवाया कि तुम्हारी सारी बातें मान ली जाएगी, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, तुम सरेंडर कर दो। पुलिस का कहना है कि तब भी आनंदपाल सरेंडर नहीं कर रहा था, हम नीचे से गोलियां चला रहे थे, आनंदपाल ऊपर से गोलियां चला रहा था, और जो ब्लॉक पिस्टल के खोखे छत पर मिले उससे अतिरिक्त जितने भी वहां सरकारी हथियार थे, उन सरकारी हथियारों के जो दूसरे ब्लॉक पिस्टल के अलावा जो सरकारी हथियार थे उनके खोखे भी छत पर मिले हैं। यह भी पुलिस की जो जांच रिपोर्ट है उसमें जिक्र है। अगर पुलिस नीचे थी, पुलिस सीढ़ियों में थी, और ये पुलिस का ही कहा गया है कि हम नीचे थे, सीढ़ियों में थे, आनंदपाल केवल एकमात्र व्यक्ति ऊपर था जो ऊपर से फायरिंग कर रहा था, ये जो सरकारी हथियार थे उनके सारे के सारे खोखे छत पर कैसे पहुंचे, छत पर कैसे मिले, क्योंकि टारगेट पर गोली जाती है, खोखे वहीं के वहीं गिर जाते हैं। तो इस बात को भी कोर्ट ने संजीदगी के साथ लिया। और अगला जो पॉइंट है वो है गवाह रविंदर पाल सिंह, आनंदपाल का भाई, जो पुलिस का भी गवाह था। रविंदर पाल सिंह पुलिस का भी अहम गवाह था, सरकारी गवाह था, और जब आनंदपाल की पत्नी ने इस एनकाउंटर को चैलेंज किया उस समय भी रविंदर पाल सिंह ही गवाह था। और जब रविंदर पाल सिंह की कोर्ट के सामने गवाही हुई, जज के सामने गवाही हुई, रविंदर पाल सिंह ने जो बयान दिया वो सबसे अहम बयान हो गया, क्योंकि पुलिस भी ये कह रही थी कि रविंदर पाल सिंह से हमने अलाउंस करवाया, हमने कहा रविंदर पाल सिंह से कि आप आनंदपाल को कहिए कि पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, आपकी सारी जो बातें हैं मान ली जाएगी, आपको जेल में रहते हुए सिक्योरिटी दी जाएगी, आपको कोई मारपीट नहीं की जाएगी, आपको अपनी बात रखने का अदालत में पूरा मौका दिया जाएगा। ये अलाउंस रविंदर पाल सिंह से करवाया, ये पुलिस का कहना है। और रविंदर पाल सिंह ने कोर्ट के सामने गवाही देते हुए ये कहा कि हाँ, ये अलाउंस मुझसे करवाया गया था, और जब ये अलाउंस मैंने किया तो आनंदपाल सिंह ने मेरी सारी बातें मान ली थी। उनका कहना है कि जैसे ही मैं सबसे आगे चल रहा था, मेरे पीछे पीछे पुलिस टीम चल रही थी, स्पेशल कमांडो थे, और जैसे ही मैं आगे गया, छत के ऊपर गया, ये अलाउंस करते हुए हम जा रहे थे छत पर, जैसे ही मैं छत पर गया तो आनंदपाल सिंह अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े किए, छत के ऊपर खड़ा था, और जैसे ही आनंदपाल सिंह को देखा पुलिस की टीम ने कि दोनों हाथ ऊपर हैं, कोई हथियार है नहीं, नीचे पड़ा है हथियार, उसके बाद में पुलिस के जो कर्मचारी थे, वहां कांस्टेबल थे, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी थे, सीओ थे, ये सब झपटते हैं, आनंदपाल सिंह को पकड़ते हैं, उनका हथियार पहले कब्जे में लेते हैं, उनके बाद में उनके साथ लात और गुस्सों के साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज किया जाता है, और उसके बाद में जिसके पास में जितने हथियार थे, जिसके पास में जो हथियार था, यानी कि यह सारा जो घटनाक्रम रविंदर पाल सिंह है, आनंदपाल सिंह का भाई है और पत्नी की तरफ से गवाही दे रहा है, तो उनका ये बयान है। जिसके हाथ में जो हथियार था उन्होंने ताबड़तोड़ आनंदपाल के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इन जो निशान बना वहां 7 गोली लगी थी, और टोटल आनंदपाल के शरीर में 30 गोलियां लगी थी। और ये जब गवाही सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज युवराज सिंह के सामने हुई, क्योंकि रविंदर पाल सिंह पुलिस का भी अहम गवाह था, सरकारी गवाह था, तो इसकी गवाही को हल्के में कोर्ट नहीं ले सकता था, क्योंकि पुलिस भी कहीं न कहीं इन्हीं गवाही के आधार पर इस केस को आगे बढ़ा रही थी, इस केस की जांच कर रही थी। लास्ट में जोधपुर की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इस गवाह को सही माना, और ये जो सारे तथ्य हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं कि आखिर खोके कैसे पहुंचे वहां पर, आखिर नक्शा क्यों नहीं मुहैया करवाया गया, आखिर सोहन सिंह का बयान, उसने 2 बार बयान क्यों दिया, आखिर बयान क्यों पलटा, आखिर वो गोली दीवार को लग करके पीठ के पीछे कैसे लगी, यानी इन सारी बातों को ध्यान में रख करके कोर्ट ने 7 पुलिसकर्मी हैं उन पर इस एनकाउंटर को फर्जी मानते हुए हत्या का केस चलाने का जजमेंट दिया है, आदेश दिया है। इसमें उस समय के पूर्व एसपी राहुल बारट, सीओ विद्याचरण, पुलिस इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह, हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र, कांस्टेबल सोहन सिंह, कांस्टेबल धर्मपाल और कांस्टेबल धर्मवीर, इस तरह से 7 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का केस चलाने का कोर्ट ने जजमेंट दिया है। और कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या क्या है एग्जैक्टली तो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। जज साहब ने ये कहा है, ये सही है कि आनंदपाल सिंह एक बहुत बड़ा इनामी बदमाश था, उस पर विभिन्न आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इस घटना के वक्त उन्होंने पुलिस टीम पर फायर भी किया, लेकिन पकड़े जाने के बाद, सरेंडर किए जाने के बाद उसकी हत्या को किसी भी रूप में उचित नहीं माना जाता है। ये जज युवराज सिंह का जजमेंट है। दोस्तों, ये थी कुछ इस केस के पीछे की कहानी। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।